चलो चलिएगा, अगले बिंदु की हम बात करेंगे। जो हमने बात की थी कि अलाउद्दीन खिलजी के उत्तरी भारत के ऊपर आक्रमण की हम बात कर रहे हैं कि मैं फिर से लिखूंगा मैं सफलता की कहानी, मैं फिर से लिखूंगा मैं सफलता की कहानी, क्योंकि मेरी जिंदगी की किताब में अभी भी कुछ पन्ना बाकी है, मेरी जिंदगी की किताब में अभी भी कुछ पन्ना बाकी है। चलिएगा कि अलाउद्दीन खिलजी के उत्तरी भारत की विजय की हम बारे में चर्चा कर रहे हैं। ये अपन ने अलाउद्दीन खिलजी के उत्तरी भारत के विजय अभियान के बारे में अपन क्या कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, उत्तरी भारत की बात कर रहे हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने 1299 ईस्वी के अंदर बात करते हैं, 1299 ईस्वी में उन्होंने गुजरात के ऊपर आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। इसके बाद उसने 1301 ईस्वी की बात है, 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्थान के एक ऐतिहासिक दुर्ग रणथंबोर के दुर्ग के ऊपर आक्रमण किया, और जब आक्रमण अटैक किया तब उसका टाइम पीरियड था 1301, और उस समय रणथंबोर के शासक थे जिनका नाम था हमीर देव चौहान। हमीर देव चौहान उस समय रणथंबोर पर अधिकार शासन था। इसके बाद उन्होंने 1303 ईस्वी में उन्होंने चित्तौड़गढ़ के ऊपर आक्रमण किया। उस समय चित्तौड़गढ़ के शासक थे राणा रतन सिंह। क्या नाम था? राणा रतन सिंह के ऊपर अलाउद्दीन खिलजी एक एक ने आक्रमण किया था। ये ध्यान रखना, बड़े प्रश्नों में अगर विजय अभियान से पूछा जाता है तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। फिर उसने मालवा के ऊपर आक्रमण किया, उन्होंने जालोर के ऊपर, हमारा जालोर है, अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर के ऊपर आक्रमण है वो 1308 ईस्वी के अंतर्गत किया था। इससे पहले ये सिवाना में गया था 1311 ईस्वी में उन्होंने जालोर के दुर्ग पर आक्रमण किया। इससे पहले जालोर दुर्ग की एक कुंजी है, कुंजी बोलते साबी, इस कुंजी सिवाना दुर्ग के ऊपर उसने अटैक किया, तब टाइम पीरियड था 1308 ईस्वी में। अलाउद्दीन खिलजी ने 1308 ईस्वी में सिवाना के दुर्ग पर आक्रमण किया था। उस समय सिवाना दुर्ग के शासक थे शीतल देव। रणथंबोर के ऊपर आक्रमण किया, तब रणथंबोर के शासक थे हमीर देव चौहान। चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण किया, उस समय चित्तौड़ के शासक थे राणा रतन सिंह। उन्होंने इतने सारे उत्तरी भारत के ऊपर आक्रमण किए, इस पर अपन चर्चा करेंगे। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण करने के बाद चित्तौड़ पर अधिकार किया, तो उस समय चित्तौड़गढ़ का नाम अलाउद्दीन खिलजी परिवर्तन करके रखता है खिजराबाद। क्या रखा? खिजराबाद। अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्थान के चित्तौड़ दुर्ग का नाम क्या रखा था? तो वो रखा था खिजराबाद। अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर के दुर्ग का नाम परिवर्तन करके क्या रखा था? जलालाबाद। क्या रखा था? जलालाबाद। ये ध्यान रखना है, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न की श्रेणी में आता है। रणथंबोर दुर्ग के अंदर किस रानी ने अपनी जौहर की ज्वालों में अपने प्राणों की आहुति दे दी? उस रानी का नाम था रंगा देवी। रंग देवी के नेतृत्व में रणथंबोर के दुर्ग में जौहर हुआ था। उस समय रणथंबोर पर रानी जौहर करने वाली रानी थी, रंगा देवी के नेतृत्व में जौहर हुआ था। चित्तौड़गढ़ में रानी पद्मावती के नेतृत्व में जौहर हुआ था। चित्तौड़गढ़ में जौहर करने वाली रानी कौन सी थी? रानी पद्मावती के नेतृत्व में जौहर हुआ था। ये रानी पद्मावती श्रीलंका की राजकुमारी थी और वहां के एक राजा साहब थे, गर्दवसेन की बेटी थी, और उनकी शादी हमारे राजस्थान के एक राजा साहब राणा रतन सिंह के साथ में होती है। ऐसा कहते हैं कि ये राणा रतन सिंह और रानी पद्मावती की लव मैरिज थी। सभी इतिहासकारों के अलग अलग मतभेद है। कई इतिहासकारों में यह भी आता है कि उस रानी का नाम बताओ, जब वो खाना खाती थी तो गले से दिखता था, जब पानी पीती थी तो गले से दिखता था। इतने सुंदर राजकुमारी राजस्थान के अंदर हुआ करती थी।
और ऐसी सुंदर राजकुमारी को प्राप्त करने के लिए दिल्ली से सीधा अलाउद्दीन खिलजी सीधा चित्तौड़गढ़ जाता है। इनके बारे में यह भी कहा गया है, मलिक मोहम्मद जायसी ने जो पद्मावत नामक ग्रंथ लिखा, इसमें यह भी बात कही है कि रानी पद्मावती इतनी सुंदर थी कि गलती से गुलाब की पंखुड़ी उसके हाथ पर गिर जाए तो ऐसा लगता था कि रक्त की नदियां बह रही है, रक्त बह रहा है, इतनी सुंदर राजकुमारी थी। और यह भी कहा जाता है कि गलती से किसी आईने के सामने खड़ी हो जाती थी तो आईना टूट के चकनाचूर हो जाता था, ऐसी राजकुमारी थी। इतनी सुंदर राजकुमारी को प्राप्त करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़गढ़ आया और वहां पर रानी पद्मावती अपने स्वाभिमान के साथ, स्वाभिमान की रक्षा करते हुए अपनी 16,000 रानियों के साथ में जौहर की ज्वाला में अपने प्राणों की आहुति देती है, मर जाती है लेकिन दुश्मन के हाथ नहीं आऊंगी। तो ऐसा कहा जाता है इस रानी पद्मावती के बारे में। तो यहाँ रानी रंगा देवी ने जल जौहर किया था और यहाँ पर रानी पद्मावती ने यहाँ पर अग्नि जौहर किया था, ये ध्यान रखना है। इतनी सारी जो अपनी जो बातें, आप अलाउद्दीन खिलजी से अगर कोई प्रश्न पूछा जाता है तो यहां से उनकी विजय अभियान में आप जरूर लिखिएगा। जालोर की चर्चा कीजिएगा, सिवाना की चर्चा कीजिएगा, चित्तौड़ की कीजिएगा, आप यहाँ पर रणथंभौर की कीजिएगा, बहुत सारी है। आप गुजरात पर जाइएगा, इतने सारे जो ये जो इस आदमी कहां पर उसने एक साहब ने अटैक किया। चलिएगा, यहां पर जो एक प्रश्न दिखाई दे रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, मैं कई साल से ये देखता आया हूं। मेरा जब मैंने एमए की परीक्षा दी थी, मुझे आज भी याद है, उस समय ये सवाल पूछा गया था। एक बार आरपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षा 2021 के अंदर प्रथम श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा में भी ये सवाल पूछा गया कि दीवाने बदगाम क्या है। एक तुगलक वंश के एक शासक हुआ करते थे जिनका नाम था फिरोज शाह तुगलक। क्या थे? तुगलक वंश के एक शासक हुआ करते थे फिरोज शाह तुगलक, नाम बड़ा पता है, फिरोज शाह तुगलक। और इसी फिरोज शाह तुगलक को दास रखने का बड़ा शौकीन आदमी था। जहां जाता था, जहां पर अटैक करता था, वह दास लोग लेकर आता था, उनको दास रखने का बड़ा शौकीन आदमी था। और इसी दास के लिए एक विभाग की स्थापना की, दासों को रखने के लिए एक विभाग की स्थापना की, उसको बोलते थे दीवाने बदगाम। दीवाने बदगाम से क्या तात्पर्य है? फिरोज शाह तुगलक ने अपने दासों के रहने के लिए जो विभाग बनाया उसको दीवाने हैं बदगाम कहते थे। फिरोज शाह तुगलक के पास ऐसा कहा जाता है कि 1,80,000 दास उसके दरबार में विराजते थे और उसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे। किसके? फिरोज शाह तुगलक के दरबार की 1,80,000 दास विराजते थे, ये ध्यान रखना। तो दीवाने बदगाम फिरोज शाह तुगलक के समय जो दासों के जो रहने का यानी विभाग था उसको क्या बोलते थे? दीवाने बदगाम कहा जाता था। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार ये सवाल परीक्षा के अंदर पूछा गया है, ये ध्यान रखना। दूसरा हम बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण व्यवस्था को समझाइए। अलाउद्दीन खिलजी ने ऐसा क्या कारण हुआ जिसके कारण अलाउद्दीन खिलजी को बाजार नियंत्रण व्यवस्था को लागू करना पड़ा? अलाउद्दीन खिलजी ने अस्थायी सेना को रखने के लिए बाजार नियंत्रण प्रणाली अपनाई, सेना को स्थायी रखने के लिए। दूसरा, उन्होंने सेना में सुधार करने के लिए बाजार की कीमत कम कर दी। क्या कर दी? कम कर दी। इन्होंने इसलिए बाजार व्यवस्था अपनाई थी। स्थायी सेना रखने के लिए और वस्तुओं के मूल्य को कम करने के लिए बाजार व्यवस्था को लागू करने वाला अगर कोई व्यक्ति था तो वो अलाउद्दीन खिलजी था, बाकी कोई नहीं था। ये ध्यान रखना, बहुत अच्छा प्रश्न है। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था को अपनाने का क्या कारण था? बाजार व्यवस्था, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था क्या थी? अलाउद्दीन खिलजी ने स्थायी सेना रखने के लिए, अलाउद्दीन खिलजी ने स्थायी व कम वेतन में सेना रखने के लिए, अलाउद्दीन खिलजी ने स्थायी व कम वेतन में सेना रखने के लिए बाजार व्यवस्था को अपनाया, वस्तुओं को कम किया ताकि हर कोई व्यक्ति उसको खरीद सके। ये ध्यान रखना, ये तो है बाजार व्यवस्था। हम प्रश्न भी निकाल रहे हैं साथ साथ में। दूसरी बात है, अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण प्रणाली के से 3 अधिकारियों के नाम बताओ। 3 अधिकारी, 3 अधिकारी कौन है? देखो, हम 3 अधिकारियों में अगर हम चर्चा करेंगे तो शहना, ये शहना नामक अधिकारी अलाउद्दीन खिलजी के समय क्या काम करता था? ये जो शहना नामक अधिकारी था ये खाद्यान्न विभाग का अधिकारी था। खाद्यान्न विभाग के अधिकारी को शहना कहा जाता था, ये ध्यान रखना।
दूसरे अधिकारी की अगर हम बात करें तो वो है दीवाने रियासत। अलाउद्दीन खिलजी के अंदर में समय क्या काम करा? दीवाने रियासत कौन था? नोट करने योग्य बात है, दीवाने रियासत कौन था? दीवाने रियासत नामक व्यक्ति कौन था? तो ये कपड़ा विभाग का अधिकारी था। उस समय जो कपड़ों का जो बाजार था कपड़े बाजार का अधिकारी, कपड़ों के बाजार के अधिकारी था, बाजार का अधिकारी था, ये ध्यान रखना। कपड़ों के बाजार के अधिकारी को दीवाने रियासत कहा जाता था। एक अधिकारी, बहुत अभी इंपॉर्टेंट अधिकारी की बात का, बरीद और मुनियान कौन होते थे? अलाउद्दीन खिलजी के समय बरीद, अलाउद्दीन खिलजी के समय ये बरीद और मुनियान कौन थे? मुनियान, ये कौन से अधिकारी थे? मुनियान, बरीद और मुनियान, ये कौन से अधिकारी थे? सर देखो कितना अटपटा नाम है सर, देखो बराबर व्यवस्थित तरीके से आपने लिखा भी नहीं। बरीद ये गुप्तचर विभाग होते थे, गुप्त बातों को शासक सुल्तान तक पहुंचाने का कार्य करते थे गुप्तचर विभाग। ये साधुओं के वेश, ये देखो साधुओं के वेश में, फकीरों के वेश में होते थे, कई बार ये साधु संतों के वेश में, विद्यार्थियों के वेश में भी हो सकते थे, दुकानदारों के वेश में होते। ये गुप्त बातों को नगर के अंदर घूमते थे, गांवों में घूमते थे, प्रदेश में घूमते थे, और अगर कोई गुप्त बात होती थी राजा के विरोध में, वो सुल्तान को आकर बताते थे। तो ये बरीद और मुनियान से क्या तात्पर्य है? प्रश्न परीक्षा में आ गया तो आप लिखेंगे ये गुप्तचर विभाग के अधिकारी थे अलाउद्दीन खिलजी के समय। ये आप ध्यान रखिएगा बहुत। अलाउद्दीन खिलजी के समय में दक्षिण भारत के दो राजाओं के नाम, एक देवगिरी के राजा रामचंद्र थे। ये दक्षिण भारत के राजा कौन थे? एक तो हम सीधा दक्षिण भारत के राजा देवगिरी के राजा रामचंद्र थे। कौन थे? रामचंद्र। दक्षिण भारत के दो राजाओं के नाम बताओ। वारगल का राजा, राजा प्रताप देव, ये भी दक्षिण भारत के राजा थे। वारगल के राजा प्रताप देव है, वो दक्षिण भारत के दो राजाओं के नाम बताने, केवल दो राजा। कि अलाउद्दीन खिलजी के समय दक्षिण भारत के दो राजाओं के भाई नाम बताओ, तो आप लिखेंगे देवगिरी के राजा रामचंद्र और वारगल के राजा प्रताप रुद्र देव है, वो दक्षिण भारत के राजा हुआ करते थे। ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट, प्रश्न की श्रेणी में अपनी अहम भूमिका अदा करते हैं। अब देखो बहुत अच्छा प्रश्न है, जूना खां। मोहम्मद बिन तुगलक के बचपन का नाम क्या था? जूना का। बचपन का प्यार कभी भूल मत जाना। यहां से अगर प्रश्न आता है कि तुगलक वंश, एक प्रश्न मैं बनाता हूं कि तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे, ये प्रश्न पूछा जाता है, तो आपको मोहम्मद बिन तुगलक नहीं लिखना है विद्यार्थियों, आपको लिखना है ग्यासुद्दीन तुगलक। ग्यासुद्दीन है, लिखिए साथ में, ग्यासुद्दीन तुगलक है, वो तुगलक वंश के संस्थापक थे। अगर आपका प्रश्न पूछा जाता है कि तुगलक वंश के वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो आप इसका उत्तर लिखना है मोहम्मद बिन तुगलक है, वो तुगलक वंश के संस्थापक थे। वो 1325 ईस्वी में दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठे। कब बैठे? 1325 ईस्वी में। और 1325 में दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के बाद कई योजना चलाई, लेकिन दुर्भाग्य की बात देखो, उसकी सारी योजना असफल हो गई। ये प्रश्न बड़े प्रश्न में जरूर आएगा कि मोहम्मद बिन तुगलक की प्रमुख योजनाओं के बारे में वर्णन कीजिए। तो आप इस तरीके का लिख सकते हैं, 1325 में दिल्ली का सुल्तान बना और सुल्तान बनने के बाद में उसने कई योजना चलाई, लेकिन दुर्भाग्य की बात देखो, उनकी सारी योजनाएं हैं वो फेल हो गई। और एक समय ऐसा आया कि 1351 ईस्वी में ये मोहम्मद बिन तुगलक हमें छोड़कर चला गया। 1351 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक की क्या हो गई? मौत हो गई। क्या हो गई? मोहम्मद बिन तुगलक की क्या हो गई बेटा? मौत हो गई। ये ध्यान रखना आपको। अगली बात करें, बहुत अच्छे प्रश्न की मैं आपसे बात कर रहा हूं,
बहुत बढ़िया प्रश्न है। एक है फिरोज शाह तुगलक ने कौन कौन से नगरों की स्थापना की थी। वेरी मोस्ट प्रश्न है, कई बार सवाल पूछा है। फिरोज शाह तुगलक ने कौन कौन से नगर बचाए थे। मैं जब पढ़ता था, जब मैं बीए सेकेंड ईयर में पढ़ता था, तब ये प्रश्न मुझे पूछा गया था प्रश्न परीक्षा के अंदर कि फिरोज शाह तुगलक के ने कौन कौन से नगर की स्थापना की थी। तो उसने फिरोजाबाद नगर की स्थापना किसने की? फिरोज शाह तुगलक ने। हिसार की स्थापना किसने की? फिरोज शाह तुगलक ने। फतेहाबाद नगर की स्थापना किसने की? फिरोज शाह तुगलक ने। और जौनपुर नगर किसने बचाया था? फिरोज शाह तुगलक। फिरोजाबाद, हिसार, फतेहाबाद और जौनपुर नामक नगर की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई थी। ये ध्यान रखने योग्य कुल मुख्य बातें थी। मोहम्मद बिन तुगलक की 3 योजनाओं को बताइए। मात्र 3 योजना। राजधानी परिवर्तन। मोहम्मद बिन तुगलक को दिल्ली राजधानी अच्छी नहीं लगी, दुश्मनों से हमेशा खतरा मंडराता था, तो उसने देवगिरी को अपनी राजधानी बनाने का फैसला किया। लेकिन दुर्भाग्य की बात देखो, राजधानी परिवर्तन जो उसने किया था, ये भी उसकी योजना फेल हो गई। दूसरी योजना में हम बात करें टोकन मुद्रा, उसने जो मुद्रा प्रणाली चलाई थी, वो भी उसकी मार्केट में योजना फेल हो गई। दक्कन अभियान, ये भी 2 अरब में कर वर्दी, ये भी योजना फेल हो गई। कर वर्दी, ये भी योजना उसकी क्या हो गई? फेल हो गई। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, ये भी उसकी योजना फेल हो गई। 2 अरब में कर वर्दी योजना फेल हो गई। जीवन में कभी सुख आया ही नहीं उसके जीवन में। मोहम्मद बिन तुगलक की योजना, ये सवाल 2 बड़े प्रश्नों में अपनी अहम भूमिका अदा करता है, ये ध्यान रखना। दूसरी अगर हम बात करें फिरोज शाह तुगलक की राजस्व व्यवस्था पर बात करें, फिरोज शाह तुगलक ने राजस्व व्यवस्था कर वसूल करने के लिए ठेका पद्धति को अपनाया था। राजस्व व्यवस्था, फिरोज शाह तुगलक की राजस्व व्यवस्था की क्या विशेषता थी? बात किसकी करते हैं? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक की राजस्व व्यवस्था में क्या सुधार किया? फिरोज शाह तुगलक, उसने कर इकट्ठा करने के लिए ठेका पद्धति को अपनाया। कर इकट्ठा करने के लिए ठेका पद्धति को अपनाया। पहला बिंदु, कर वो टैक्स इकट्ठा करने के लिए ठेका पद्धति को उसने अपनाया। राज्य के अधिकारी को वेतन के बदले जागीर दी। राज्य के अधिकारियों को वेतन देने के बदले जागीर दी। भाई जागीर दी, क्या आप जमीन लो उससे पैसे कमाओ। तो राजस्व व्यवस्था में सुधार के कौन कौन से उसने? किसानों को तबाकी ऋण बांटे। फिरोज शाह तुगलक बड़ा भला आदमी था, उसने किसानों को तबाकी ऋण बांटे। किसानों को तबाकी ऋण बांटे थे, क्या बांटे? ये काम किया। राजस्व व्यवस्था में सुधार करने के लिए फिरोज शाह तुगलक साहब ने क्या कार्य किया? उसने कर इकट्ठा करने की ठेका दे दिया। मेरे पास इतना समय नहीं है, ठेका पद्धति दे दी। दूसरा, उसने अधिकारियों को कहा कि मैं वेतन दे दूंगा, इसके बदले में जागीरी दूंगा, खूब कमाओ और खूब मौज करो। तीसरी बात, उसने किसानों को खुश करने के लिए, किसानों को प्रसन्न करने के लिए उसने तबाकी ऋण बांटे। भाई खूब बांटे तबाकी ऋण, ये ध्यान रखना। ये उनकी राजस्व व्यवस्था में सुधार के महत्वपूर्ण कार्य थे। फिरोज शाह तुगलक की दास प्रथा क्या थी? फिरोज शाह तुगलक के पास में दासों के रख रखाव और प्रशिक्षण किया गया। फिरोज शाह तुगलक के पास 1,80,000 दास थे। कितने दास थे? 1,80,000 दास फिरोज शाह तुगलक के पास में थे। इन दासों की देखभाल करने के लिए एक स्वतंत्र विभाग की स्थापना की, जिसे दीवाने बदगाम कहते हैं। फिरोज शाह तुगलक के पास में 1,80,000 दास थे।
इन दासों की स्थापना करने के लिए एक स्वतंत्र विभाग की स्थापना की, उसका नाम था दीवान ए बदगाम। दीवान है बदगाम क्या है? फिरोज शाह तुगलक ने दासों की देखभाल करने के लिए एक विभाग बनाया जिसे दीवान ए बदगाम कहते थे। ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। दीवान ए कोई क्या है? दीवान है कोई क्या है? दीवान ए कोई क्या है? फिरोज शाह तुगलक ने कृषि क्षेत्र में सुधार करने के लिए दीवान ए कोई नामक विभाग की स्थापना की गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, यहां से 2 नंबर का सवाल जरूर आएगा बेटा, इसको व्यवस्थित तरीके से नोट कीजिएगा। यहां से सवाल 2 नंबर में जरूर पूछा जाएगा। फिरोज शाह तुगलक ने कृषि व्यवस्था में सुधार करने के लिए दीवान ए कोई नामक विभाग की स्थापना की। और दीवान ए कोई के मंत्री को अमीर ए कोई कहा जाता था। दीवान ए कोई के मंत्री को अमीर ए कोई कहा जाता था। अमीर ए कोई कहा जाता था, ये ध्यान रखना है। फिरोज शाह तुगलक ने कृषि व्यवस्था में सुधार करने के लिए दीवान ए कोई नामक एक विभाग बनाया और उसके मंत्री को अमीर ए कोई कहा जाता था। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, 2 नंबर में अगर फिरोज शाह तुगलक से कोई सवाल बनता है तो यहां से बनता है, इसको इंपॉर्टेंट कीजिएगा। फिरोज शाह तुगलक, देखो मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से देवगिरी को राजधानी बनाने का प्रमुख कारण क्या था? फिरोज शाह तुगलक नहीं, मोहम्मद बिन तुगलक ने ऐसा क्या कारण रहा जिसके कारण दिल्ली से देवगिरी को राजधानी बनाना पड़ा? तो इसके 2 कारण थे बेटा, लिखिए 2 कारण है। मोहम्मद बिन तुगलक एमबीटी को ऐसा क्या कारण हुआ जिसके कारण उसको दिल्ली के स्थान पर देवगिरी को राजधानी बनाना सुना? पहला तो था देवगिरी केंद्र में था। देवगिरी केंद्र में होने के कारण उसको राजधानी बनाने का फैसला किया उन्होंने। दूसरा है देवगिरी मंगोलों के आक्रमण से सुरक्षित था। देवगिरी है जो मंगोलों के आक्रमण से सुरक्षित था। 2 कारण थे, पहला तो देवगिरी केंद्र में था, दूसरा देवगिरी मंगोलों के आक्रमण से बिल्कुल सुरक्षित था। इसके कारण देवगिरी को राजधानी बनाना का फैसला उन्होंने किया, ये ध्यान रखना है। देवगिरी को राजधानी बनाने से मोहम्मद बिन तुगलक को क्या हानि हुई? इसकी हानि हुई, जन धन की अपार हानि हुई। देखो क्या हानि हुई, हानि यानी परिणाम क्या निकला, देवगिरी को राजधानी बनाने के परिणाम क्या निकले जो मोहम्मद बिन, पहला तो जन धन की भीषण हानि हुई, जनता को कई कष्टों का सामना करना पड़ा, कई व्यक्ति मारे गए। ये 2 परिणाम है, नोट कीजिएगा कि देवगिरी को जब राजधानी बनाने का प्रयास किया गया तब उसके 2 परिणाम क्या निकले, एक तो जन धन की भीषण हानि हुई और दूसरा उसमें हम बात करें तो वो है जनता को खूब कष्टों का सामना करना पड़ा। जनता को बहुत दुखी हुई, कई व्यक्ति मारे गए, ये उनको ये हानि हुई थी, ये ध्यान रखना है आपको। ये उनकी क्या हुई थी, हानि हुई थी। मोहम्मद तुगलक द्वारा सोना व चांदी के सिक्कों के स्थान पर तांबे के सिक्के चलाए तो उसको क्या कहा जाता था? किस कारण से? 2 कारण थे, देश में चांदी की कमी हो गई थी। ऐसा क्या कारण हुआ कि मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी और सोने के सिक्कों के जगह तांबे के सिक्के चलाए? क्या कारण हुआ जिंदगी में उसके, ऐसी क्या मतलब कमी हो गई, ऐसी कौन सी स्थिति हो गई जिसके कारण सोने से चांदी के स्थान पर तांबे पर आना पड़ा? तो देखो मोहम्मद बिन तुगलक के ये 2 कारण थे। पहला कारण था उस समय चांदी की कमी हो गई थी,
और जो वर्तमान में चली चांदी की कमी हो गई थी, ये कारण था। दूसरा कारण था मोहम्मद बिन तुगलक ने बहुत सारी योजना चलाई, दोआब में कर वृद्धि की, भयंकर अकाल पड़ा, सूखा हो गया, जिसके कारण उनको तांबे की मुद्रा चलानी पड़ी। देखो, एक तो भयंकर अकाल के कारण, भयंकर अकाल के कारण, भयंकर अकाल के कारण, राजधानी परिवर्तन के कारण तांबे की मुद्रा चलानी पड़ी। दो ही कारण थे, एक तो चांदी की कमी हो गई थी, दूसरा भयंकर अकाल हुआ, राजधानी परिवर्तन हुई, पैसे की खूब कमी हो गई। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने कहा कि क्यों नहीं हम चांदी और सोने की मुद्रा के अलावा हम तांबे की मुद्रा चलाए, ताकि अपनी जो स्थिति है में सुधार आ सके। लेकिन ये भी योजना उसकी बिल्कुल असफल रही। ये बड़ा उतावला आदमी था, जो भी काम जल्दी में करता था हमेशा फेल हो जाता था, ये ध्यान रखना। दूसरी बात अपन करेंगे अगले प्रश्न की, मोहम्मद बिन तुगलक की असफलता के प्रमुख कारण क्या हुआ करते थे? तो दूसरा है, ये हठी और उतावलापन व्यक्ति था, गंभीरता से विचार नहीं करता था। पहला बिंदु तो यह था। सुल्तान में धैर्य और स्वयं की कमी थी, एक पहला बिंदु था। यह हठी व्यक्ति था, हठी एवं उतावला व्यक्ति होने के कारण गंभीरता से विचार नहीं करता था, जिसके कारण उसको असफलता का सामना करना पड़ा। दूसरा, उसमें धैर्य और स्वयं का अभाव था, धैर्य नहीं रखता था और स्वयं के अभाव के कारण उसको असफलता का सामना करना पड़ा मोहम्मद बिन तुगलक को। दो कारण थे, एक तो हठी और उतावला होने के कारण असफलता का सामना करना पड़ा, दूसरा धैर्य और स्वयं का अभाव होने के कारण उसको असफलता का सामना करना पड़ा। मोहम्मद बिन तुगलक को MBT को असफलता का क्या करना पड़ा? सामना करना पड़ा। अब दूसरा है, फिरोज तुगलक के द्वारा जो लगाए गए जो कर कौन से थे? खरास, जजिया, जकात और खम्स। ये ध्यान रखना, जो खराश है गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर खराश कहलाता है। जजिया गैर, जकात जो मुसलमानों से लिया जाने वाला कर जकात कहलाता है। खम्स मुसलमानों से लिया जाने वाला जो कर थे, उसमें फिरोज शाह तुगलक के समय के जो क्या है ये टैक्स थे। क्या थे? फिरोज शाह तुगलक के समय के क्या थे? ये टैक्स थे। फिरोज शाह तुगलक के समय की हम टैक्स की बात कर रहे हैं। एक मिनट, टैक्स की अपन बात कर रहे हैं, 2 मिनट मैं आपको बताता हूं। तो टैक्स की अगर हम बात करें तो ये ध्यान रखना, इतने सारे जो टैक्स थे, खरास, जजिया, गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला जो कर था वो जजिया कहलाता। खरास गैर मुसलमान, जकात मुसलमानों से लिया जाने वाला कर, खम्स भी मुसलमानों से लिया जाने वाला जो एक कर व टैक्स था। फिरोज शाह तुगलक ने 24 प्रकार के जो टैक्स हैं उनको माफ कर दिया था और केवल मात्र 3 से 4 वो टैक्स लेते थे। फिरोज शाह अपन तुगलक की बात कर रहे हैं, ये ध्यान रखना। कुरान के अनुसार केवल 4 टैक्स ही लेता था, खरास, जकात, जजिया और खम्स। ये ध्यान रखना, खरास है वो गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था, जजिया है वो भी गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था। अरे भाई, जकात है मुसलमानों से लिया जाने वाला कर और खम्स मुसलमानों से लिया जाने वाला जो टैक्स था, वो मात्र कुरान के अनुसार 4 टैक्स लिए जाते थे। सार्वजनिक कार्य क्या था? सार्वजनिक जो हमारा जो कार्य है वो क्या था, तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। सार्वजनिक टैक्स की बात करें, सार्वजनिक टैक्स से मैं आपको जोड़ रहा हूं, 2 मिनट। चलो कोई बात नहीं, छोड़ो इस बात को। दूसरा जो हम बात करते हैं सार्वजनिक कार्य, फिरोज शाह तुगलक के जो सार्वजनिक जो कार्य थे
वो क्या थे सार्वजनिक कार्य? सुल्तान ने निर्धन मुसलमानों की सहायता करने के लिए उसने जो सार्वजनिक कार्य चलाए, जो सुल्तान ने जो निर्धन मुसलमानों की सहायता करने के लिए दीवान ए खैरात की स्थापना की। दीवान ए खैरात की स्थापना की, ये ध्यान रखना। फिरोज शाह तुगलक ने निर्धन मुसलमानों की स्थापना करने के लिए दीवान ए खैरात की स्थापना की। दीवान ए खैरात क्या है? निर्धन मुसलमानों की सहायता करने का जो विभाग था उसका नाम था दीवान ए खैरात। ये नोट करने योग्य बात है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। दीवान ए खैरात से क्या तात्पर्य है कि निर्धन मुसलमानों की सहायता करने के लिए फिरोज शाह तुगलक ने दीवान ए खैरात नामक विभाग की उसने क्या की थी? स्थापना की थी। ये उनका जो सार्वजनिक जो कार्य था फिरोज शाह तुगलक का। दूसरा है उसने दारुल सपा, एक उसमें दूसरा अस्पताल बनाए जिसको दारुल ए सपा कहा जाता था। दारुल ए सपा फिरोज शाह तुगलक के समय जो फिरोज शाह तुगलक ने जो अस्पताल बनाए उसको दारुल ए सपा कहा जाता था। बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा कि दारुल ए सपा नामक से क्या तात्पर्य है। फिरोज शाह तुगलक ने जनता की सेवा के लिए जो अस्पताल बनाए उसको दारुल ए सपा कहा जाता था। फिरोज शाह तुगलक ने निर्धन मुसलमानों की सुरक्षा करने के लिए जो विभाग बनाया जिसे दीवान ए खैरात कहा जाता था, ये उसने सार्वजनिक कार्य किए थे। फिरोज शाह तुगलक ने किसानों की के हित के लिए उसने नहरों का निर्माण करवा दिया। उसने यमुना से घग्गर तक, हिसार से अपन बहुत सारी जो नदियां, उसने 5 नदियों का निर्माण कराया, उस पर हम चर्चा करेंगे। ये ध्यान रखना। सार्वजनिक कार्य फिरोज शाह तुगलक के कौन से थे? फिरोज शाह तुगलक राजधानी में जो चिकित्सालय बनाया उसको दारुल ए सपा कहा जाता था। दूसरा प्रश्न है, फिरोज शाह तुगलक ने निर्धन लोगों की सहायता के लिए जो विभाग बनाया था उसको दीवान ए खैरात कहा जाता था। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इस पर अपन चर्चा करेंगे। मोहम्मद तुगलक वंश के पतन में मोहम्मद बिन तुगलक कहां तक जिम्मेदार था? एक तो उसकी जो सैन्य व्यवस्था थी वो दोषपूर्ण थी। फिरोज शाह तुगलक वंश के पतन का कौन सा कारण है? तुगलक वंश के पतन के कारण सैन्य व्यवस्था का कमजोर होना, सैन्य संगठन कमजोर। ये सैन्य संगठन कमजोर, ये तुगलक वंश के पतन का कारण है। दूसरा, फिरोज शाह तुगलक की धार्मिक नीति, फिरोज तुगलक की धार्मिक नीति, फिरोज तुगलक की जो धार्मिक नीति थी ये भी तुगलक वंश के पतन का कारण था। ये कट्टर मुस्लिम शासक था, हिंदुओं के साथ खूब अत्याचार किए, खूब हिंदुओं के मंदिर को तोड़ा, जिसके कारण आने वाले समय में तुगलक वंश का पतन हो गया। तुगलक वंश के संस्थापक गियासुद्दीन तुगलक थे और वास्तविक संस्थापक की बात करें तो मोहम्मद बिन तुगलक है, वो तुगलक वंश के वास्तविक संस्थापक थे। ये ध्यान रखना। तुगलक वंश से हमने बहुत सारे प्रश्नों पर चर्चा की है, आप उसको अच्छी तरह से याद कीजिएगा, पढ़िएगा। अगले बिंदु की बात करें, चौथा वंश हमें देखने को मिल रहा है। दूसरा, हम फिरोज शाह तुगलक ने कृषि की उन्नति के लिए कितनी नहरों का निर्माण कराया? भाई 5 नहर बनाई थी उसने। फिरोज शाह तुगलक ने कितनी नहर बनाई? 5 नहर। पहली नहर सतलज नदी से लेकर घग्गर नदी तक, सतलज नदी से लेकर घग्गर नदी तक उसने नहरें बनाई। दूसरी नहर यमुना से हिसार फिरोजा तक। पहली जो नहर थी वो पहली जो नहर उसने बनाई थी, उस पहली नहर सतलज नदी से लेकर घग्गर तक, सतलज नदी से लेकर घग्गर तक, ये ध्यान रखना। 5 नहरें बनाई थी फिरोज शाह तुगलक ने, सतलज नदी से लेकर घग्गर तक। दूसरी नदी का नाम है यमुना से जोड़ेंगे, यमुना से लेकर हिसार व फिरोज, यमुना से लेकर हिसार फिरोजा तक, हिसार
फिरोजा तक ये 5 नदियां बनाई थी, हिसार, फिरोजा। मोहम्मद बिन तुगलक की 5 नदियां कौन सी है? हिसार, फिरोजा, सतलज, घग्गर और यमुना। ये 5 नदियां हैं, नाम याद कीजिएगा, सतलज, घग्गर, यमुना, हिसार और फिरोजा। किसानों की उन्नति के लिए उन्होंने ये सारे कार्य किए थे। अगला बिंदु है सेद वंश। सेद वंश की स्थापना 1414 ईस्वी में संस्थापक खिज्र खां ने कहा। ये खिज्र खां है, अपने आप को संकेज खां का वंशज मानता था, उसका प्रतिनिधि मानता हुआ शासन करता था। ये 4 नंबर का वंश था जिसने दिल्ली पर शासन किया था, वो था सेद वंश। और इसी सेद वंश की स्थापना खिज्र खां ने की थी। किसने की थी? खिज्र खां ने सेद वंश की स्थापना की थी, इसलिए सैयद वंश का दूसरा नाम है वो है खिज्र वंश। और उसकी स्थापना 1414 में खिज्र खान ने की थी। ये अपने आप को संकेज खां का वंशज मानते हुए, उसका प्रतिनिधि मानते हुए शासन करता था। सेद वंश के जो शासक कौन थे? खिज्र खां है। सेद वंश के 4 शासकों के नाम बताओ, ऐसा प्रश्न परीक्षा के अंदर पूछा गया तो आप लिखेंगे खिज्र खान, ये सैयद वंश का शासक था। मुबारक शाह है, ये भी सैयद वंश का शासक था। मोहम्मद शाह है, ये भी सैयद वंश का शासक था। और आलम शाह, ये भी सैयद वंश का शासक था। ये ध्यान रखना, सैयद वंश के शासकों के नाम बताओ तो आप इतने सारे शासकों के नाम बता सकते हैं अच्छी तरह से। खिज्र खान, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह और आलम शाह। हम बात करते हैं एक बहुत अच्छे वंश की जिसका नाम है लोधी वंश। लोधी लोधी आते हुए आते सल्तनत काल का समापन हो गया। लोधी वंश की स्थापना 1451 ईस्वी में बहलोल लोधी ने की थी। लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? प्रश्न आ जाए, उनका नाम था बहलोल लोधी। और लोधी वंश की स्थापना 1451 ईस्वी में बहलोल लोधी ने की थी। इसने की थी लोधी वंश की स्थापना, किसने की थी? बहलोल लोधी ने की थी। ये अफगान जाति से थे और दिल्ली वंश का पांचवा वंश था। और 1526 ईस्वी में इस शासन समाप्त हुआ। देखो, लोधी वंश की स्थापना 1451 में बहलोल लोधी थे। ये अपने आप को अफगान जाति का मानते थे। ये दिल्ली का 5वां अंतिम शासन था। और पानीपत के प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 के बाद ये लोधी वंश दिल्ली से समाप्त हो गया और एक नया राजवंश दिल्ली पर देखने को मिला, वो था मुगल राजवंश। 21 अप्रैल 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध। एक प्रश्न पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा दिल्ली सल्तनत का सुल्तान है जो युद्ध भूमि के अंदर मारा गया था? वो था इब्राहिम लोधी। कौन था? इब्राहिम लोधी एक ऐसा शासक था जो युद्ध भूमि में मारा गया था। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? पहला शासक इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी, इब्राहिम लोधी, इब्राहिम लोधी है जो युद्ध भूमि में मारना जाने वाला पहला शासक था। चलिएगा, हम बात करते हैं सिकंदर लोधी की। अच्छा व्यक्ति है, सिकंदर लोधी की बात करते हैं। सिकंदर लोधी का टाइम पीरियड 1489 से लेकर 1517 ईस्वी तक रहता है। 1489 से लेकर 1517 ईस्वी तक का शासन है वो सिकंदर लोधी का रहता है। सिकंदर लोधी शासक बनने के बाद सबसे पहले कृषि में सुधार करता है। ये व्यक्ति बहुत अच्छा आदमी है, कृषि में सुधार किया, प्रशासन में सुधार किया, भूमि माप में सुधार किया। किसने? सिकंदर लोधी साहब ने बहुत अच्छे कार्य किए थे। दिल्ली में सिकंदराबाद नामक नगर बचाया। बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा सवाल, वेरी इंपॉर्टेंट। दिल्ली में सिकंदराबाद नगर बचाया। दिल्ली में सिकंदराबाद नामक नगर किसने बचाया था? सिकंदर लोधी ने बचाया था। ये ध्यान रखना, सिकंदराबाद नामक। ये न्यायप्रिय और शिक्षा प्रेमी शासक सुल्तान था। बड़ा न्याय प्रेमी था, किसी के साथ अन्याय नहीं करता था,
निष्पक्ष न्याय करता था, ये शिक्षा प्रेमी था, पढ़ने का शौकीन आदमी था। कौन? सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी का टाइम पीरियड 1489 से 1517 में। शासक बना, कृषि में सुधार किया, प्रशासन में सुधार किया, भूमि में सुधार किया और दिल्ली में सिकंदराबाद नामक नगर बचाया। और वो एक न्याय प्रिय शासक था। अरे वो शिक्षा प्रेमी शासक था। सिकंदर लोदी से अगर कोई प्रश्न पूछा जाता है तो आप अच्छी तरीके से उसको लिखिएगा। चलिएगा, अब हम दूसरी बात कर रहे हैं, इब्राहिम लोदी की हम बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? लोदी लोदी रटते रटते हम हो गए तुम्हारे बावरिया। तो ये ध्यान रखना, हम लोदी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? इब्राहिम लोदी। ये ध्यान रखना है। अगला बिंदु हम इब्राहिम लोदी के पतन। इब्राहिम लोदी की बात करें। इब्राहिम लोदी हैं, वो लोदी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। इब्राहिम लोदी की यहां मैं लिखता हूं, इब्राहिम लोदी की बात कर रहे हैं, फिर पतन करवाएंगे। इब्राहिम लोदी हैं, वो दिल्ली का लोदी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक। इसी इब्राहिम लोदी के साथ बाबर का पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। बाबर के साथ में इब्राहिम लोदी की टक्कर हुई थी और एक युद्ध हुआ जिसका नाम था पानीपत का प्रथम युद्ध। और पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया, जिसमें बाबर की विजय हुई और इब्राहिम लोदी को पराजय का सामना करना पड़ा। और इसी समय इसी युद्ध में इब्राहिम लोदी युद्ध भूमि के अंदर मारा गया और एक इतिहास बन गया कि दिल्ली सल्तनत का उस सुल्तान का नाम बताओ जो युद्ध भूमि के अंदर मारा गया था, वो था इब्राहिम लोदी। ये ध्यान रखना, इब्राहिम लोदी से आप इस तरीके से लिख सकते हैं। इब्राहिम लोदी के पतन का क्या कारण था? पतन कैसे हुआ है? अमीरों में संघर्ष। इब्राहिम लोदी के जो अमीर लोग थे, जो उनके साथ उठने बैठने वाले लोग थे, उनके अधिकारी लोग थे, कर्मचारी लोग थे, उनके रिश्तेदार थे, वो उनसे संघर्ष करने में तुले गए थे। आलम शाह लोदी है, बहुत सारे नाम है, ये उनके विरोधी थे, उनके भाई, जिसके कारण लोदी वंश का, इब्राहिम लोदी का पतन हो गया। नहीं तो नहीं होता अगर उनके भाई उनके साथ में होते कि रण संग्राम में भयो रे बिना सुना। अगर भाई किसी के साथ में होते हैं तो लोदी वंश का पतन नहीं होता। इन्हें भाइयों ने ही तो इस लुटेरे को, गुंडे को बुलाया था कि आप भारत के अंदर आप खूब लूटपाट करो, नहीं तो लोदी। दूसरा है बाबर का आक्रमण। बाबर के आक्रमण के कारण ये इब्राहिम लोदी का पूरी तरह से पतन हो गया। दूसरा है लोदी वंश का परिणाम। लोदी वंश का परिणाम क्या निकला? लोदी वंश से परिणाम क्या निकला? दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया और भारत में एक नए साम्राज्य की स्थापना हुई। लोदी वंश का परिणाम क्या लगा? दिल्ली लोदी वंश का अंत हो गया। 1526 की बात करें, यहां पर बात करेंगे 1526 में लोदी वंश का पतन हो गया और दिल्ली पर नए राजवंश मुगल वंश की स्थापना हो गई। दिल्ली पर एक नए राजवंश मुगल वंश की स्थापना हो गई। लोदी वंश का अंत हो गया और दिल्ली पर एक नए राजवंश की स्थापना हुई, वो है मुगल राजवंश की क्या हुई? स्थापना हुई। ये चेंज और ये परिवर्तन उसमें हमें को देखने को मिला है, ये ध्यान रखना। लोदी वंश के परिणाम 5 कर, खरास, जजिया, जकात, खम्स और उर्स, ये क्या है मैं आपको बता चुका हूं, ये ध्यान रखना। दीवाने मुस्तक राज क्या है? कर वसूल करने के विभाग को दीवाने मुस्तक राज कहा जाता था, ये ध्यान रखना। इस्लामी कानून के अनुसार कितने कर व टैक्स लगाए जाते थे? मात्र 5 टैक्स लगाए जाते थे। एक है खराज, जजिया, जकात, खम्स और उर्स। खरास, जजिया, जकात, खम्स और उर्स से इस्लामी कानून के अनुसार 5 कर व टैक्स लगाए जाते थे। दीवाने मुस्तक राज क्या है? दीवाने मुस्तक राज क्या है? दीवाने अलाउद्दीन खिलजी ने दीवाने मुस्तक राज विभाग की स्थापना, किसानों से कर वसूल करने वाले विभाग को दीवाने मुस्तक राज कहते थे। अलाउद्दीन खिलजी ने
किसानों से कर व टैक्स वसूल करने के लिए जिस विभाग की स्थापना की उसे दीवाने मुस्तक राज कहते थे। अलाउद्दीन ने किसानों से कर व टैक्स वसूल करने के लिए जिस विभाग की स्थापना की इसे दीवाने मुस्तक राज कहा जाता है। क्या कहा जाता था? दीवाने मुस्तक राज कहा जाता था। ये ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। देख, कोई बार ये सवाल पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट, 100% की श्रेणी में इसको रखा जा सकता है प्रश्न को, ये ध्यान रखना है। कई बार ये सवाल पूछे जाते हैं, तो इस पर आप थोड़ा गौर करेंगे। चलिएगा, सल्तनत कालीन 4 टैक्स, 2 अधिकारियों के नाम बताओ। सल्तनत काल के 2 अधिकारियों के नाम। तो 2 अधिकारी, एक तो दीवाने इंसा और दीवाने रियासत। दीवाने इंसा का ये पत्र विभाग का अधिकारी होता था और दीवाने रियासत ये धार्मिक विभाग का अधिकारी था। नोट कीजिएगा, पत्र विभाग के अधिकारी को दीवाने इंसा कहा जाता था। दीवान ए इंसा से क्या तात्पर्य है? इंसा, ये प्रश्न परीक्षा में आ गया। तो सल्तनत काल में पत्र विभाग के अधिकारी को दीवाने इंसा कहा जाता था। सल्तनत काल में धार्मिक विभाग के अधिकारी को दीवाने रियासत कहा जाता था। दीवान ए रियासत कहा जाता था, यह ध्यान रखना। दीवाने रियासत से क्या तात्पर्य है? धार्मिक विभाग के अधिकारी को। इक्ता प्रथा क्या है? इक्ता प्रथा क्या है? अगर ये सवाल परीक्षा के अंदर आए तो आप इस तरीके से इसको लिखेंगे। दीवाने रियासत क्या है? ये विदेश विभाग का अध्यक्ष होता था और दीवाने इंसा है वो पत्र विभाग का अध्यक्ष हुआ करता था। ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न की श्रेणी में। काजी उल कुजात क्या है? काजी उल कुजात ये कौन सा अधिकारी है सल्तनत काल में? काजी उल कुजात ये कौन सा विभाग था सल्तनत काल में? काजी उल कुजात ये कौन सा विभाग था? न्याय विभाग के अधिकारी को, अध्यक्ष को काजी उल कुजात कहा जाता था। न्याय विभाग के अधिकारी को, न्याय विभाग के अधिकारी को काजी उल कुजात कहा जाता था। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये ध्यान रखना। सद्र उल सुदर किसे कहा जाता था? तो ये धर्म दान विभाग के सद्र उल सदर, सद्र उल सद्र ये किसे कहा जाता था? धर्म व दान विभाग के अध्यक्ष को कहा जाता था। धर्म व दान विभाग के अध्यक्ष को सद्र उल शूद्र कहा जाता था। धर्म व दान विभाग के अध्यक्ष को कहा जाता था। ये ध्यान रखना है, ये भी नोट करने योग्य बातें हैं, तो इस पर आप गौर करेंगे। देखो, मैंने यहां बताया काजी उल कुजात क्या है? ये न्याय विभाग का सल्तनत काल में अधिकारी था। सद्र उल शूद्र क्या है? ये धर्म एवं दान विभाग के अध्यक्ष को कहा जाता था। ये ध्यान रखना है। सद्र उल शूदर, सद्र उल शूदर नाम है। क्या नाम है? शूदर। ये ध्यान रखना, दर है न्याय विभाग दान विभाग। अगला बिंदु है इक्ता प्रथा क्या है? इक्ता का शाब्दिक अर्थ होता है भूभाग। इक्ता 2 प्रकार के होते थे, एक छोटे इक्ता और बड़े इक्ता। छोटे इक्ता अमीरों को दिए जाते थे और बड़े इक्ता हैं वो पदाधिकारियों को दिए जाते थे। इक्ता, इक्ता का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इक्ता का शाब्दिक अर्थ, इक्ता का शाब्दिक अर्थ क्या था? इक्ता का जो शाब्दिक अर्थ था भूभाग, भूमि देकर वेतन देना, भूभाग, भूभाग। इक्ता 2 प्रकार के थे, एक छोटे इक्ता
एक छोटे एकता, एक बड़े एकता। छोटे एकता है वो अमीरों को दिए जाते थे, दिए जाता था, और बड़े एकता है वो पदाधिकारी, वो कर्मचारियों को दिया जाता था। एकता का शाब्दिक अर्थ होता है भूभाग। एकता दो प्रकार के थे, एक छोटे एकता और दूसरे बड़े एकता। छोटे एकता है वो अमीरों को दिए जाते थे, बड़े बड़े अमीर लोग होते थे, राजा के आस पास में बैठने वाले, उनको दिए जाते थे। बड़े एकता जो अधिकारी, कर्मचारी, पदाधिकारी होते थे, उनको दिए जाते थे। एकता प्रथा किसने प्रारंभ की थी? इल्तुतमिश ने। यह प्रश्न कई बार आया है। एकता प्रथा को प्रारंभ करने वाला शासक कौन था? इल्तुतमिश। नोट करने योग्य बातें हैं। इल्तुतमिश ने एकता प्रथा को सर्वप्रथम प्रचलित किया था, ये ध्यान रखना। दूसरा है एकतादारों के कार्य। एकतादार क्या कार्य करते थे? एक तो वे कर वसूली और प्रशासन, प्रशासन में सुधार का कार्य करना, टैक्स वसूल करना, ये एकतादार के कार्य हुआ करते थे। ये लोग क्या करते थे? भू राजस्व, कर वसूल करने का कार्य करते थे, सैनिकों को वेतन देने का कार्य करते थे, सैनिकों को सेवा देने का कार्य करते थे, और प्रशासनिक सुधार का कार्य करने वाले अगर कोई कार्य थे तो वे एकतादार कहलाते थे। एक तो कर, एकतादारों के द्वारा नगरों के अंदर कर वसूल किया जाता था, प्रशासन में सुधार करने का कार्य करते थे, सैनिकों को वेतन देने का कार्य एकतादारों के द्वारा किया जाता था। सुधार, ये ध्यान रखना है, अपन सुधार की बात करेंगे। दूसरा सुधार, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने कौन कौन से जो सुधार किए? उसने बाजार नियंत्रण प्रणाली चलाई थी। दूसरी हम बात करें तो उन्होंने हुलिया नोट करने की प्रथा चलाई थी, उन्हें घोड़े को दागने की प्रथा चलाई, बाजार नियंत्रण प्रणाली चलाई। इतने सारे सुधार किए थे प्रशासन में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तो ये ध्यान रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न की श्रेणी में आता है। दूसरा है सैन्य प्रशासन सुधार, सैन्य व्यवस्था। सैन्य व्यवस्था की अपन बात कर रहे हैं। सुल्तान ने सैन्य व्यवस्था में, अलाउद्दीन खिलजी ने सैन्य व्यवस्था में खूब सुधार किए। सेना की भर्ती की, सेना में हुलिया नोट करना, घोड़े को दागने की प्रथा चलाई थी। तो उसको मिलिट्री अरेंजमेंट कहा जाता था। सैन्य व्यवस्था को मिलिट्री अरेंजमेंट कहा जाता था। सुल्तान की शक्ति का आधार थी सेना, ये ध्यान रखना। जितनी सेना मजबूत होगी तो देखो सेना संगठन प्रणाली, देखो सल्तनत काल में सेना को संगठित किया गया, सेना को प्रशिक्षण दिया गया, उनकी भर्ती की गई, साथ में हुलिया नोट करने और घोड़ा दागने की प्रथा चलाई गई थी, ये ध्यान रखना है। और साथ में सेना को मजबूत किया गया ताकि जो सुल्तान है वो मजबूत हो जाए। तो सैन्य प्रणाली, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या सुधार किया? हुलिया दाग और नगद वेतन। उन्होंने क्या किया? हुलिया, सैनिकों का जो हुलिया है वो रजिस्टर में नोट किया, घोड़े दागने की प्रथा चलाई और सैनिकों को नगद वेतन देना शुरू कर दिया। इससे पहले सैनिकों को नगद वेतन नहीं दिया जाता था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने नगद वेतन देना प्रारंभ कर दिया था, ये ध्यान रखना। किस सुल्तान ने नगद वेतन दिया था? वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तुगलक सुधार, तुगलक सुधार किया था, ये ध्यान रखना। मोहम्मद बिन तुगलक सुधार, मोहम्मद बिन तुगलक ने बड़ी स्थायी सेना रखी थी और नगद वेतन प्रणाली अपनाई थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने स्थायी सेना रखी थी, स्थायी सेना रखी थी। क्या रखी थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने स्थायी सेना रखी थी। उन सेना को नगद वेतन देते थे। वेतन क्या देते थे मोहम्मद बिन तुगलक? उनको नगद वेतन दिया जाता था, ये ध्यान रखना। उन्होंने दीवाने अशरफ नामक नया विभाग चलाया। उन्होंने दीवाने अशरफ नामक एक नया विभाग चलाया था। किसने? तुगलक ने, दीवाने अशरफ। अलाउद्दीन खिलजी ने एक स्थायी सेना रखी थी, सेना को नगद वेतन देता था,
सेना का ध्यान रखता था, सेना के खर्च के लिए दीवाने अशरफ नामक विभाग बनाया था। उसने बहुत सारी जो योजना बनाई, जो बीच राह के अंदर उसकी योजना सारी तरह से पूरी तरह से सफल असफल हो चुकी थी। बलबन के सिद्धांत क्या थे? बलबन ने देवीय सिद्धांत को अपनाया। बलबन अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि मानता था। बलबन का कहना था कि स्वयं अल्लाह ने, भगवान ने मुझे आपके लिए भेजा है, मेरे द्वारा जो भी कानून है वो स्वयं भगवान ने बनाए, अगर आप मेरी अवहेलना करते हो तो स्वयं भगवान की अवहेलना कर रहे हो। उनके शासन काल में कठोर नियम थे। उसने जीवन के अंदर रक्त एवं लोहे की नीति अपनाई। आपका प्रश्न आ जाए कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने रक्त एवं लोहे की नीति अपनाई थी? वो अपनाई थी बलबन ने। किसने? बलबन ने। सालिसा मंडल का पतन किसने किया था? वो भी बलबन के द्वारा किया गया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सालिसा मंडल का पतन करने वाला कौन था? बलबन था। ये ध्यान रखना। देवी अधिकार है, ये स्वयं अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि मानता था। मेरे द्वारा अगर कोई कानून बनाया है तो स्वयं भगवान ने बनाया है। किसने बनाया है? भगवान ने बनाया है। और अगर आप मेरी अवहेलना करते हो तो स्वयं भगवान की अवहेलना, अल्लाह की अवहेलना करते हो। उनके नियम इतने कठोर थे, उनके दरबार में सभी सैनिक है वो डरे हुए थे। यहां पर उन्होंने सिजदा और पेबोस नामक नियम चलाए। सिजदा यानी घुटनों के बल बैठकर प्रणाम करना, और पेबोस का मतलब होता है पैरों को छूना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा अपने कॉपी में। 100% परीक्षा में आने की पूरी संभावना रहेगी, ये ध्यान रखना। दूसरा प्रश्न है शेरशाह की इमारत। शेरशाह की इमारत, शेरशाह की इमारत में प्रमुख रूप से इमारत है साचाराम का मकबरा और पुराना किला। ये साचाराम का जो मकबरा है स्वयं शेरशाह का मकबरा है, और पुराना किला ये दिल्ली के अंदर है जो स्वयं शेरशाह के द्वारा बनाया गया था। ये ध्यान रखना। दिल्ली का पुराना किला और ससराम में जो शेरशाह का जो मकबरा है वे स्वयं शेरशाह के द्वारा, ये द्वितीय अफगान शासक था। हुमायूं के समय बीच में टपक पड़ा। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद किसने बनाई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई थी दिल्ली में। ये ध्यान रखना, बहुत अच्छा प्रश्न है कि कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करने वाला व्यक्ति कौन था? तो वो था कुतुबुद्दीन ऐबक है, वो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करने वाला था। सूफी संत, सूफी संत कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। दूसरा अपन बात करेंगे कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने कराया और कहां स्थित है? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया और ये दिल्ली में स्थित है। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। किस सूफी संत की स्मृति में कुतुब मीनार का निर्माण कराया? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के स्मृति में कुतुब मीनार बनाई गई। कुतुब मीनार दिल्ली में ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में कुतुब मीनार का निर्माण कराया गया, और कुतुब मीनार है वो दिल्ली के अंदर है। ये ध्यान रखना। कुतुबुद्दीन ऐबक की प्रमुख इमारतें कौन सी? कुतुबुद्दीन ऐबक कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद ये दिल्ली में है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा ये अजमेर में है, स्वयं कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। अलाउद्दीन की इमारत, कुतुबुद्दीन ऐबक की जो इमारत थी कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, अढ़ाई दिन का झोपड़ा। अलाउद्दीन खिलजी की जो इमारतें हैं, अलाउद्दीन खिलजी की जो इमारतें हैं वो कौन सी थी? अलाउद्दीन खिलजी की इमारत अलाई दरवाजा श्रीनगर, एक तो है अलाई दरवाजा, दूसरे नंबर पर है श्रीनगर। ये उनकी प्रमुख इमारतें थी। अलाई दरवाजा, श्रीनगर, हजार सितून महल, हजार सितून महल, श्रीनगर, हजार सितून, अलाई दरवाजा, अलाउद्दीन की इमारतें। दूसरा अगर हम बात करेंगे तो वो है जहमत खाना। अपन यही बात करेंगे। अलाउद्दीन एक तो है श्रीनगर, अलाई दरवाजा है, श्रीनगर है, और हजार सितून महल अलाउद्दीन खिलजी द्वारा प्रमुख इमारत थी। तुगलकाबाद, तुगलकाबाद नामक नगर किसने बचाया था? यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। तुगलकाबाद नामक नगर की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी, जो तुगलक वंश का संस्थापक था, जिसने तुगलकाबाद नामक नगर
नगर की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा की गई थी, ये ध्यान रखना आप। ये ध्यान रखना। दूसरी बात कहते हैं कि अमीर खुसरो द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथों के नाम लिखो। अमीर खुसरो, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अमीर खुसरो द्वारा प्रमुख ग्रंथों, अमीर खुसरो, तुगलकनामा किसने लिखा था? अमीर खुसरो ने। खजाइन उल फतूल किसने लिखा? अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया ग्रंथ था। खजाइन उल फतून नामक ग्रंथ अमीर खुसरो। मितबा उल फतूत, मितबा उल फतूत किसने लिखा था? मितबा उल फतूत किसने लिखा था? ये ध्यान रखना, मितबा उल फतूत ये भी अमीर खुसरो ने लिखा था। तुगलकनामा किसने लिखा था? अमीर खुसरो ने लिखा था। खजाइन उल फतून किसने लिखा? यहां से प्रश्न परीक्षा में 100% आएगा, इसको 100% कीजिएगा। यहां से प्रश्न, अमीर खुसरो द्वारा रचित 2 ग्रंथों के नाम बताओ, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। देवल रानी खिज्र का एक ग्रंथ था, देवल रानी खिज्र का किसने लिखा था? अमीर खुसरो ने। देवल रानी खिज्र खा किसने लिखा था? यह भी अमीर खुसरो ने लिखा था। तुगलकनामा किसने लिखा? यह भी अमीर खुसरो ने लिखा। खजाइन उल फतून किसने लिखा? अमीर खुसरो ने लिखा। फतवा उल फतूत किसने लिखा? ये भी अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया ग्रंथ था। तारीख ए फिरोजशाही और फतवा ए जादरशाही नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? जियाउद्दीन बर्नी ने। ये ध्यान रखना, जियाउद्दीन बर्नी ने। तारीख ए फिरोजशाही और फतवा ए जादरशाही बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये ध्यान रखना, यहां से सवाल जरूर आएगा। तारीख ए फिरोजशाही नामक ग्रंथ किसने लिखा? कि जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा। फतवा ए जादरशाही नामक ग्रंथ किसने लिखा? जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा फतवा ए जादरशाही नामक ग्रंथ जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा। तारीख ए फिरोजशाही नामक ग्रंथ किसने लिखा? जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखा गया ग्रंथ। दूसरा है, कश्मीर स्थापत्य कला शैली की विशेषता क्या थी? कि कश्मीर स्थापत्य कला शैली में लकड़ी का अधिक उपयोग किया गया। ढलानदार सतह बनाई गई थी लकड़ी का ज्यादातर। कश्मीर की स्थापत्य कला शैली अति सुंदर शैली थी, इसमें ज्यादातर लकड़ियों का उपयोग किया गया। उनके सतह थी वो सपाट थी। कैसी थी सतह? पूरी तरह से उनकी सतह थी वो बड़ी सपाट थी। प्राकृतिक परिवेश से जुड़ी हुई थे, ये प्राकृतिक परिवेश से जुड़ी हुई थी। ये देखो, कश्मीर स्थापत्य कला शैली के अंतर्गत अत्यधिक लकड़ियों का उपयोग किया गया। उनकी सतह थी वो सतह सपाट बनी हुई थी। प्राकृतिक परिवेश का सहारा लिया गया था, ये ध्यान रखना है आपको। कश्मीर में इस्लामी स्थापत्य की शुरुआत किसने की थी? शाह मीर वंश के शासनकाल में हुई थी। कश्मीर में इस्लामी स्थापत्य की शुरुआत कहां से हुई थी? शाह मीर वंश के शासनकाल में हुई थी। शाह मीर वंश के शासनकाल में हुई। शंकराचार्य मंदिर शैली कैसी है? नागर शैली है। जो शंकराचार्य की मंदिर शैली है वो कैसी है? नागर शैली है, ये ध्यान रखना। शंकराचार्य मंदिर शैली से आप क्या समझते हैं? जो शंकराचार्य की जो मंदिर शैली थी, ये ध्यान रखना है, वो नागर शैली थी। शंकराचार्य मंदिर शैली है वो शैव धर्म से जुड़ी हुई थी, ये नागर शैली थी। ये शिवजी का एक पवित्र स्थल के रूप में जानी जाती है, ये ध्यान रखना है। ये गांधार, इस पर गांधार व कश्मीरी शैली का प्रभाव दिखाई दे रहा है, ये ध्यान रखना। ये जो शंकराचार्य मंदिर नागर शैली है, यहाँ पर गांधार व कश्मीर शैली का प्रभाव दिखाई दे रहा है। ये पहाड़ी पर सोटी पर स्थित है। पहाड़ी के सोटी, जो पहाड़ी की सोटी है वहां पर ये स्थित है। कश्मीर शैली की भिन्नता क्या है? कश्मीर शैली में पत्थर के बजाय लकड़ी का, कश्मीर शैली में पत्थर का उपयोग करने के बजाय खूब लकड़ियों का उपयोग किया गया। मतलब सपाट बनी हुई थी। यहाँ पर प्राकृतिक परिवेश से बनाया गया था उनकी शैली, बहुत सुंदर। कश्मीर की जो शैली थी वो अति सुंदर थी।
यहाँ पर पत्थर की जगह लकड़ी का उपयोग किया गया, सतह और सपाट थी और प्राकृतिक परिवेश का उसमें सारा लिया गया था। कश्मीर की शैली की भिन्नता है, तो आप इस तरीके से इसके उत्तर को लिख सकते हैं, ये ध्यान रखना। दूसरा है दक्कन शैली की विशेषता क्या थी। दक्कन शैली में विशाल गुंबद का उपयोग किया गया, मेहराबों का बहुत अधिक उपयोग किया, मोटी दीवारें थी और स्थानीय प्रभाव था। दक्कन शैली की विशेषता क्या थी। दक्कन शैली में जैसे गोलकुंडा है, बीजापुर है, अहमदनगर है, वो दक्कन शैली के प्रमुख केंद्र थे। गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, ये दक्कन शैली के प्रमुख केंद्र थे। नोट करने योग्य बातें हैं। और यहाँ पर इस शैली में जितने भी मंदिर वगैरह बने, मकबरे बने, इसमें विशाल गुंबद का उपयोग किया गया था, बड़ा गुंबद बनाया था, मोटी दीवारें बनी हुई थी। दीवारें, स्थानीय का प्रभाव, दक्कन शैली, दक्षिण भारत का प्रभाव भी उसके ऊपर दिखाई। बहुमनीय स्थापत्य कला क्या है, ये ध्यान रखना। बहुमनीय स्थापत्य क्या है। 16वीं सदी में दक्कन, गुलबर्गा और बीदर, ये अपन को बहुमनीय स्थापत्य कला क्या है, तो ये ध्यान रखना है। बहुमनीय स्थापत्य कला शैली से अपन बात कर रहे हैं। बहुमनीय स्थापत्य क्या है। इसकी स्थापना 14वीं शताब्दी में गुलबर्गा और बीदर में हुई थी। बहुमुखी स्थापत्य कला शैली का विकास 14वीं शताब्दी में, कौन सी शताब्दी में? गुलबर्गा और बीदर में बहुमुखी स्थापत्य कला शैली का विकास 14वीं शताब्दी में गुलबर्गा और बीदर में हुआ था। अहमदाबाद की जामा मस्जिद क्या है, ये ध्यान रखना। अहमदाबाद की हम जामा मस्जिद की बात करें, अहमदाबाद की जामा मस्जिद, अहमदाबाद की जामा मस्जिद 1423 में बनी थी। कब बनी थी? 1423। और उस शैली के अंदर अहमदाबाद की जामा मस्जिद के अंतर्गत हम बात करें तो 260 से अधिक स्तंभ बने हुए। यहां पर हिंदू और जैन मंदिर का प्रभाव झलकता है। 200 स्तंभ बने हुए हैं। अहमदाबाद की जामा मस्जिद 1423 ईस्वी में बनी थी। उसमें 200 स्तंभ बने हुए थे। कितने स्तंभ हैं? 200 स्तंभ। यहां पर हिंदू और जैन धर्म का प्रभाव झलकता है। इस मस्जिद में हिंदू व जैन धर्म का प्रभाव झलकता था, ये ध्यान रखना। रानी रूपमती मस्जिद का महत्व क्या है? रानी रूपमती मस्जिद नक्काशी हिंदू मुस्लिम शैली से निर्मित है। ये शैली का मिश्रण है। हिंदू और मुस्लिम शैली को मिलाकर रानी रूपमती मस्जिद का निर्माण किया गया था। रानी रूपमती मस्जिद ये गुजरात की स्थापत्य कला शैली का एक रत्न था। क्या था? यहाँ पर फारसी, यहाँ पर जो मेहराब और जालीनुमा खिड़कियां बनी हुई थी। देखो, रानी रूपमती की जो मस्जिद थी वो हिंदू और मुस्लिम शैली का मिश्रण था। यहाँ के जो खिड़कियां थी, यहाँ के जो मेहराब थे वो जालीनुमा थे। खिड़कियां और जो मेहराब है वो जालीनुमा बने हुए थे। यहाँ पर फारसी प्रभाव दिखाई दे रहा था। क्या दे रहा था? फारसी प्रभाव। कश्मीर स्थापत्य की विशेषता लकड़ी की अधिक उपयोग, ढालदार शर्त, ये ध्यान रखना है। दूसरी हम बात करें, गुजरात स्थापत्य कला शैली की पहचान क्या थी? गुजरात स्थापत्य कला शैली की पहचान क्या थी, ये ध्यान रखना है। गुजरात स्थापत्य शैली में जालीनुमा पत्रों का उपयोग किया गया था। गुजरात स्थापत्य कला शैली के उसमें जालीनुमा पत्रों का उपयोग किया गया था। यह उनकी एक महत्वपूर्ण विशेषता थी, ये ध्यान रखना। इसके भवन ऐसे बने हुए थे, उसमें प्रकाश और वायु का संचरण हो रहा था। जालीनुमा जो पत्रों से बनी हुई थी, इसमें वायु और हवा का जो संचरण उसके अंदर हो रहा था। ऐसी जो ये थी गुजरात से सीधी छेद की जाली का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। सल्तनत काल को खलीफा का प्रतिनिधि क्यों कहा जाता है? धार्मिक वैधता और सत्ता की मान्यता के लिए। सल्तनत काल को खलीफा का प्रतिनिधि क्यों कहा जाता है? धार्मिक वैधता और सत्ता की मान्यता के लिए। प्रमुख मंत्री कौन थे? वजीर। ये प्रधानमंत्री हुआ करते थे। सल्तनत दीवाने,
ये खास आरिज मुबालिक के सैन्य विभाग का अधिकारी होता था, ये ध्यान रखना। प्रमुख मंत्री वजीर है, दीवाने रियासत है, दीवाने मुमालिक है, ये उनके प्रमुख अधिकारी हुआ करते थे। खिजराबाद फिरोज शाह तुगलक द्वारा बचाया गया नगर खिजराबाद कहलाता था। फिरोज शाह तुगलक द्वारा बचाया गया जो नगर है वो खिजराबाद था। स्त्रियों की स्थिति सम्मानित असीमित थी, उस समय स्त्रियों की स्थिति सम्मानित और असीमित थी। कृषि स्थिति पूर्व, व्यवसाय सिंचाई स्थिति, लेकिन ये स्थिति थी। फिरोज शाह का सिंचाई कार्य, नहर निर्माण, यमुना से हिसार तक उसने कार्य। वजीर विभाग, ये वित्त विभाग होता था, राजस्व विभाग। वजीर कौन होता था? जो सल्तनत काल में बहुत बड़ा एक प्रधानमंत्री हुआ करता था, साथ में एक वित्त मंत्री भी ये कहलाता था। संगीत कला का विकास, दरबार संरक्षण, सूफी प्रभाव, अमीर खुसरो का योगदान रहा उसके अंदर। गोल गुंबज क्या है? बीजापुर विश्व का बड़ा गुंबद है, गुंज की विशेषता। रजिया सुल्तान का पतन, अमीरों का विरोध, तुर्क की असंतुष्टि। फिरोज शाह तुगलक के राजस्व सुधार, करों में कमी, सिंचाई सुधार और किसान। ये ध्यान, हमने देखो बहुत सारी बातों पर चर्चा की है। हमने बड़े बड़े प्रश्न आप अच्छी तरह से पढ़िएगा। हो सके तो मैंने ये जो आपकी क्लासें बनाई हैं, यहाँ पर आपको 8 प्रश्न मिल जाएंगे 10 में से, ये मेरी गारंटी रहेगी। और बड़े प्रश्न में तो एक भी प्रश्न परीक्षा में बाहर नहीं जाएगा, ये भी मेरी गारंटी है। आपको केवल विश्वास करना पड़ेगा। अगले वीडियो में हम आपसे 6 सेमेस्टर के मैं सारे वीडियो बनाऊंगा और आपको तब तक के लिए आप परीक्षा में खूब अच्छे अंक प्राप्त करें। मैं मां शारदे मां से यही प्रार्थना करूंगा कि मेरे विद्यार्थी सब अच्छे अंक प्राप्त करें और सभी के कॉलेज को टॉप करें और अच्छा सर्वश्रेष्ठ अंक प्राप्त करें और सभी टॉप करने का प्रयास करें। मैं मां शारदे मां से यही कामना करूंगा कि मेरे विद्यार्थी अच्छे नंबर प्राप्त करें। और आप लोगों को एक बार पुनः अग्रिम शुभकामना परीक्षा की। 24 तारीख को जो आपका 23 तारीख को एग्जाम है सुबह, उसमें आप बहुत अच्छी तरीके से लिखें। पहले परिचय लिखें, फिर आप मुख्य बिंदुओं को अंकित करें और मुख्य बिंदुओं को अंकित करने के बाद उसके बारे में लिखें और इतना सुंदर तरीके से लिखें कि अगर कॉपी चेक करने वाला अगर देखे कि जो ये विद्यार्थी हैं वो कहीं ना कहीं केपी कॉलेज का विद्यार्थी जरूर होगा, क्योंकि वहां पर उनको सिखाया जाता है कि कैसे लिखना है। सबसे अपन कहते हैं कि अगर आपका पहला प्रश्न राइट है तो सारे प्रश्न, यानी अपन कहते हैं कि पहली मुलाकात वो ही हमारी अंतिम मुलाकात होती है। अगर आपका पहला प्रश्न राइट है, इसका मतलब आपके सारे प्रश्न राइट होने की पूरी संभावना रहेगी। मैं नरेंद्र पाल सिंह आपसे विदा लेने से पहले, मैं आपसे विदा लेता हूं इससे पहले मैं ये खटकने वाले आंखों को बता दो, खटकने वालों को आंखों की बता दो कि हम फिर से चमकने वाले हैं, फिर से चमकने वाले हैं। मैं आपसे विदा लेता हूं। मैं नरेंद्र पाल सिंह आपका बड़ा भाई। आप खूब पढ़ाई करें, खूब तरक्की करें और मैं मां शारदे मां से एक बार पुनः आपकी प्रार्थना करूंगा। धन्यवाद और